हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग अब इन्वायरमेंट वाले सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले मैंने आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम आज से शुरुआत कर रहे हैं इन्वायरमेंट्स के अपने टॉपिक पे। ठीक है, पहला आर्टिकल है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे प्रोग्राम NGP बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्यों न्यूज में रहा, इस पर एक अध्ययन किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम पे क्या हुआ, एक अध्ययन हुआ। इससे पता चला कि जो जिन 5 राज्यों से जो ये नदी गंगा नदी गुजरती है, उन राज्यों में जो है नेशनल जो गंगे प्रोग्राम है, नमामि गंगे प्रोग्राम है, नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम NGP का जो भी अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जो भी कुल अनुमानित सीवेज है, कुल क्या है 20% का ही उपचार करने में सक्षम है। ये बात निकल कर सामने आई। मतलब जो भी अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाए गए थे, कुल अनुमानित सीवेज का केवल जो है 20% का ही उपचार कर पा रहे हैं। ये अध्ययन में बात निकल कर सामने आई है। अन्य संबंधित तथ्य क्या निकल कर सामने आया है कि जो ये भी पता चला कि कुल 409 परियोजनाओं में से दिसंबर 2022 तक केवल 232 जो है परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं और चालू अवस्था में। बाकी परियोजनाएं अभी तक पूरी भी नहीं हो पाई हैं और चालू भी नहीं है। ठीक है, ये बात निकल कर यहाँ पे सामने आई है। तो अब क्या है, नेशनल जो नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल बोल रहा हूँ, एन से बराबर नेशनल आ जाता है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम से इसका उद्देश्य क्या है और ये है क्या, तो इसको जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये एकीकृत संरक्षण मिशन के तहत क्या है, गंगा नदी की जो प्रदूषण है उसको प्रभावी रूप से कम करता है, गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करता है। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम की तरह कार्य करता है। मतलब ये कई सारी इसमें बड़ी सारी जो योजनाएं हैं, नदियाँ हैं, वो शामिल होती हैं। ठीक है, इसका चरण क्या था, 2014 में शुरू हुई थी, 2021 तक चला। फिर उसका दूसरा चरण जो है वो 2022 से लेकर 2026 तक है। यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ये नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए क्या है, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG जो है, ये क्या है, इसका कार्यान्वयन एजेंसी है। यह भारत सरकार इसको धन मुहैया कराती है और यह क्या करती है, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर के NMCG कार्य करता है। ठीक, तो NMCG जो है ये क्या है, इसका मुख्य जो है कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके प्रमुख स्तंभ क्या है इस कार्यक्रम के, इसके प्रमुख स्तंभ ये हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, नदी तल की सफाई करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक बहिराज्य, अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम योजना इत्यादि को ये चालू रखता है। इसमें 5 राज्य शामिल किए गए। इंपॉर्टेंट बात ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से जिसमें गंगा नदी गुजरती है, उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आता है कि जो नमामि गंगे की, अब इसको देख लीजिए। इसके तहत क्या है, गतिविधियों को 3 खंडों में इसको विभाजित करते हैं। कौन कौन सी हैं, आरंभिक स्तर की गतिविधियां, मतलब तत्काल देखने वाले प्रभाव के लिए, मध्यम अवधि की गतिविधियां 5 वर्षों के भीतर कार्यान्वित करने के लिए, और दीर्घकालीन गतिविधियां 10 वर्षों के भीतर कार्यान्वित करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। अच्छा, अब क्या है, जो ये कार्यान्वयन एजेंसी है नमामि गंगे प्रोग्राम का NMCG, उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है, इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के 18 साल के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय नहीं है या संविधिक निकाय नहीं है, बल्कि क्या है, एक सोसाइटी के रूप में, कंपनी भी नहीं है, सोसाइटी के रूप में ये पंजीकृत है। इसकी यह द्विस्तरीय प्रबंधन संरचना है। ठीक, इसमें क्या है, गवर्निंग बॉडी होता है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। दो स्तरीय होता है, इस गवर्निंग बॉडी होगी, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए तक का जो एग्जीक्यूटिव समिति है, उसको 1000 करोड़ रुपए तक का ही जो है जो लागत वाली परियोजना है उसको मंजूरी देने का अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार देखिए तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है 5 स्तरीय संरचना में तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, गंगा जो ये मतलब गंगा जो इसे तीसरे स्थान पर रखा गया, किसके, इसको जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। ठीक है, इसके क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से राष्ट्रीय गंगा परिषद होता है। फिर केंद्रीय जल शक्ति की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्यबल होता है। फिर जो ये राज्य गंगा समितियां होती हैं, फिर जिला गंगा समितियां होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, गंगा नदी में जो अनिवार्य इकोलॉजिकल फ्लो है उसकी मात्रा को बनाए रखना इसका उद्देश्य है NMCG का। नदी बेसिन जो आधारित दृष्टिकोण है उसी को अपना करके गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी रूप से उसको कमी करना है और नदी का कायाकल्प करना है। नदी बेसिन दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है,
अब मुख्य कार्य क्या है, ये जो विश्व बैंक समर्थित जो भी राष्ट्रीय गंगा बेसिन परियोजना जो है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, इसको लागू करना मुख्य कार्य है। तो जो नमामि गंगे है उसके तहत कई सारी उपलब्धियां भी हुई हैं। तो 2022 के सर्वेक्षण में क्या हुआ कि गंगा नदी में जो जल में जो जो घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये औसत मात्रा आवश्यक सीमा से भीतर थी। ठीक, अब हाल ध्यातव्य है कि हाल में जो है घुलित जो ऑक्सीजन की नदी है वो क्या है, एक स्वास्थ्य के लिए संकेतक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब क्या है कि 1072 जो है अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों जो है उसमें से 885 जो है इसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत इसको लाया गया। ये एक उपलब्धि भी है, हालांकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है नहीं है, क्योंकि ये जो होना चाहिए था वो तो अब तक हुआ नहीं है। जो साफ गंगा हुई थी वो तो अभी तक नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं। तो क्या है कि गंगा की सफाई के लिए अन्य सारी पहले भी जो है चलाई गई थी। अब इसमें क्या है, स्वच्छ गंगा कोष, इसका 2014 में सरकार ने गठन किया था। गंगा नदी को साफ करने के लिए, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए, नदी की जो जैविक विविधता उसको बनाए रखने के लिए सरकार ने इसका गठन किया। नदी बेसिन जो है, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया गया, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी NRGBA। इसका गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के अधिनियमों के तहत किया गया। 2016 में इसको भंग कर दिया गया। अब इसकी जगह गंगा नदी के कायाकल्प के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद जो है NCRPM या राष्ट्रीय गंगा परिषद ने ले ली। ठीक है, अब NRGBA जो है यानी उसी को, ये वाला, इसको क्या करते हैं, NMCG के तहत इसको कार्यान्वित किया जा रहा था। ठीक है, गंगा नदी में अपशिष्ट के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। 2007 में NGT ने गया। NGT का गठन कब हुआ था, किस साल में हुआ था, उसको थोड़ा बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा उसको। ठीक है, उसको आप कमेंट करिएगा। अन्य देशों के साथ सहयोग है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि के जो भी मॉडल्स हैं उसको उसी के आधार पर जो है हम लोग यहाँ पे इसमें सीख लेकर काम कर रहे हैं। NGP है, यानी इसके समझ क्या है, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं नमामि गंगे प्रोग्राम्स के तहत। इसमें क्या है, नमामि गंगे है ना, नमामि गंगे, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत आ रही हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। चुनौतियाँ क्या, जो परियोजनाएं उसमें कार्यान्वयन में बहुत सारी देरी आ रही है। मुख्य रूप से क्या है, भूमि मिलने में देरी है, NHI और रेलवे से स्वीकृति मिलने में देरी है, खराब वित्तीय प्रबंधन है। NMCG के तहत क्या है, 37,000 करोड़ रुपये की जो परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, लेकिन जून 2023 तक की केवल जो है राज्यों को केवल 14,000 करोड़ रुपये ही जारी किए गए। राज्य सरकारें क्या अत्यधिक जो धन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं और ये चीज़ें यहाँ से हो नहीं रही हैं। तो इसके लिए मुख्य उपाय जो है, अभी ये अपर्याप्त सीवेज उपचार भी है। अपर्याप्त सीवेज उपचार यहाँ पे क्या है कि जो भी ये क्या करते हैं, जो प्रदूषित अफवाह उसको भी गंगा नदी और सहायक नदियों में छोड़ा जाता है। इसके लिए क्या है कि जो अवसंरचना है उसका अभाव है, पूरी क्षमता से काम नहीं करना है। इसके लिए जो है जो भी लगाए गए हैं संयंत्र ये उत्तरदायी हैं। गवर्नेंस संबंधी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राज्य स्तर पर कई सारे प्राधिकरणों की मौजूदगी से कार्यों में दोहराव हो रहा है और कन्फ्यूजन भी होता है। बहुत सारी चीज़ें कि समन्वय एक बहुत बड़ी समस्या है और हम लोगों को याद करने में भी दिक्कत होती है। जब हम लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं जब चीज़ें, तो हम लोगों के लिए भी कठिनाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, हालांकि ये मजाक था। तो भागीदारी का अभाव देख लीजिए कि ये भी एक बहुत बड़ा जो समस्या निकल के सामने आती है, चुनौती निकल के आती है कि बिना सरकारी सहायता के निजी संस्थाएं नागरिक समाज को भी आगे बढ़कर अतिरिक्त कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या नमामि गंगे की कायाकल्प हेतु प्रमुख उपाय क्या किए गए, तो निर्मल गंगा, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है सीवेज अवसंरचना का निर्माण, औद्योगिक प्रदूषण कम करना, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग, ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अविरल गंगा क्या, इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना, आर्द्र भूमियों की मैपिंग करना, फ्लड प्लेन प्रबंधन था, संधारणीय कृषि था, छोटी नदियों का पुनरुद्धार था, वनीकरण था। जन गंगा में क्या था, रिवर फ्रंट करना, सामुदायिक सहभागिता, गंगा रन, गंगा उत्सव, गंगा क्वेस्ट, आमंत्रण अभियान। ज्ञान गंगा में क्या, गुणवत्ता की निगरानी करना, विस्तार और उच्च रिजोल्यूशन वाली मैपिंग करना, सूक्ष्म जीव विविधता को बनाए रखना, इसका मानचित्र करना, जल भृतों का, जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना, सांस्कृतिक जलों की मैपिंग करना, जल स्थलों की मैपिंग करना, जलवायु परिदृश्य की मैपिंग करना, रिवर सिटीज अलायंस बनाना। अर्थ गंगा क्या था कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाना, ये इंपॉर्टेंट है। स्लेज और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना, आजीविका का सृजन करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना, संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें थी नमामि गंगे के कायाकल्प में आई गई थी। तो आगे की राह ऐसे में हो क्या सकती है, इतनी सारी चुनौतियाँ जब हैं तो प्रमाणीकरण, मौजूदा निर्माण अधीन और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी दक्षता, विश्वसनीयता और प्रौद्योगिकी मानदंडों का प्रमाणीकरण जो है एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। राजस्व सृजन क्या है, जल को एक राजस्व सृजन, ये एक जल को मूल्यवान वस्तु के रूप में मान्यता देकर उसका मूल्य निर्धारित करके स्वच्छ जल और अपशिष्ट जल से समित अवसंरचना का संचालन और रख रखाव के लिए पर्याप्त धन जुटाने के तरीके क्या करने चाहिए, विकसित करने चाहिए। इससे जो है बहुत बेहतरीन प्रबंधन और उसका उपयोग हो सकेगा। स्थानीय जल निकाय जो भी हैं वहाँ जल, झील और आर्द्र भूमि का पुनरुद्धार करना चाहिए। कार्य को नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण का नीतियों में शामिल करना चाहिए। लैंड रिकॉर्ड का मानचित्रण करना चाहिए, अपडेशन करना चाहिए। ठीक है,
क्या है, गंगा बेसिन में जो है छोटी छोटी ऊपरी जलधाराओं और छोटी सहायक नदियों का भी पुनरुद्धार करना चाहिए। अन्य रणनीति क्या कर सकते हैं कि नदियों में आपस में जोड़ सकते हैं। दीर्घकालीन रूप से पारिस्थितिकी और संधारणी संबंधी लक्ष्यों को एकीकृत करने का सकता है। रिवर फ्रंट का निर्माण कर सकते हैं। शौचालयों को उपलब्धता बता सकते हैं। गाँव को खुले में शौच से मुक्त बना सकते हैं। हालांकि जो सरकारी दावों में हो चुका है, पर अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं और वास्तविकता में अभी है कि अभी बहुत सारा कार्य करना बाकी है। हालांकि ये तो जो दिया है वो दिया है। मैं आपको कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ। इसमें कुछ अच्छा मैंने मतलब उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो है हम जो भी गंगा नदी गुजर रही है, तो हम क्या है कि इसमें पंचायती राज को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो पंचायती राज जो मंत्रालय हैं और राज्य स्तर पे जो भी प्रबंधन है और जो शहरी निकाय हैं, गंगा नदी किनारे जो भी शहर हैं और जो भी गांव आते हैं, उसमें पंचायतों को इंक्लूड करके उन्हें स्थानीय स्तर पर अधिकार दे करके साथ उसमें बेहतर मतलब उनका जो होता है ना कि जवाबदेहिता के साथ उनको अधिकार दे करके उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये गांव-गांव के स्तर पे भी ये फैलेगा जहाँ से नदी गुजरती हैं, ठीक है। तो ये अधिकार पंचायतों को होना चाहिए कि वहाँ पे भी जो प्रदूषण रुके, इसके लिए कुछ इनोवेशन करना चाहिए और पंचायती राज को इंक्लूड करना चाहिए यहाँ पे। ये बहुत अच्छा कदम होगा। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए और आंसर में लिखिएगा, अच्छा मिलेगा आपको। मतलब कुछ अलग सोच के मैंने आपको बताया इस पे, ठीक है। अब क्या है कि IPBES असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलायंस स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल। आक्रामक विदेशी जो प्रजातियाँ होती हैं उसके नियंत्रण पर क्या है, IPBES आकलन रिपोर्ट आई है। अब ये अंतर सरकारी मंच है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसने आक्रामक जो विदेशी प्रजाति है उसके नियंत्रण पर इसका आकलन का एक रिपोर्ट जारी की है। मिक्सी चल रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जो इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या है कि रिपोर्ट में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए क्या है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा जो उत्पन्न खतरे का जो इसमें गंभीर विश्लेषण किया गया इस रिपोर्ट में। इसमें मौजूदा जो भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय नियंत्रण उपायों और तथा संबंधित नीतिगत प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन किया गया है, ठीक। इसके उपायों और पहलों का उपयोग आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार को रोकने, उनका समापन करने और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। डेटा बैंक में रूप में देखें, अब जानते हैं कि आक्रामक विदेशज प्रजातियां क्या होती हैं। तो ये क्या होती हैं, जो आक्रामक विदेशज प्रजातियां होती हैं स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो जाती हैं और अपना प्रचार प्रसार करती हैं। इस प्रकार क्या है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों को विदेशज प्रजातियों के एक समूह के रूप में वर्गीकृत करते हैं। दुनिया भर में क्या है 37,000 से अधिक जो प्रजातियां हैं वो विदेशज प्रजातियों के रूप में दर्ज है। 3500 प्रजातियां आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में दर्ज है। इसका प्रकृति पर और कुछ मामलों में मनुष्यों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक। अभी क्या है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नकारात्मक प्रभाव का 34% उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, 31% यूरोप और मध्य एशिया में, 25% एशिया प्रशांत में और 7% अफ्रीका में दर्ज किया गया है। 75% नकारात्मक प्रभाव का स्थलीय क्षेत्र, विशेष रूप से जो समशीतोष्ण और बोरियल वन प्रदेशों तथा कृषि क्षेत्रों में इसको दर्ज किए गए हैं। डेटा बैंक को पढ़ लीजिए, बहुत चीज़ें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये चीज़ें है कि विदेशी प्रजातियों में क्या है कि प्राणी आते हैं, पादप आते हैं यानी पेड़ आते हैं और जीव जंतु शामिल होते हैं। किसी नए क्षेत्र का इसमें प्रवेश मानव की गतिविधियों द्वारा जाने अनजाने में भी होता है। सभी विदेशी जो प्रजातियां होती हैं वो आक्रामक नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ ही होती हैं पर होती हैं। अब रिपोर्ट की माने तो जो भी आक्रामक विदेशी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले 5 प्रमुख कारकों में से एक हैं। 4 अन्य कारकों में क्या है, भूमि और समुद्री उपयोग में परिवर्तन, जैव संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण शामिल है। जो विदेशी आक्रामक विदेशी प्रजातियों की जो सामान्य विशेषताएं उस पर एक नज़र डाल ली जाए तो ये तीव्र गति से प्रजनन और वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। इसमें अपना प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है। नई परिस्थितियों के साथ भौतिक रूप से अनुकूल होने की क्षमता होती है एवं अलग अलग प्रकार के आहार व भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित होने की इसमें क्षमता होती है। इसके जो अब ये प्रबंधन IPBES जो है ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो IPBES जो है इसकी उत्पत्ति, इसका गठन क्या है 2012 में हुआ था। एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल निकाय है जो विज्ञान आधारित नीतिगत हस्तक्षेप को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसके क्षेत्र में, जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग, दीर्घकालीन मानव कल्याण और संधारणीय विकास। ये UN की संस्था नहीं है, ध्यान देना इस बात को, ये UN को संस्था नहीं है। हालांकि जो इसकी जो क्या करता है कि जो ये UNEP सचिवालय संबंधी सेवाएं प्रदान करता है UN को, ठीक है। इसके 144 सदस्य देश हैं और भारत इसका सदस्य है। और जो इसके सदस्य जो UN के सभी सदस्य देश होते हैं IPBES की सदस्यता के लिए पात्र होते हैं, ठीक। तो हालांकि आक्रामक जो विदेशी प्रजातियां उसमें वृद्धि के कारण क्या है ये बात मेंस में आ सकती है, उसके प्रभाव आ सकते हैं और उससे आगे निपटने की जो है वो राह भी आ सकती है और इसके लिए कुछ जो पहले की गई हैं वो भी आ सकता है। तो ये चीज़ें अब आई हैं यहाँ पे, मतलब मेन में पढ़ने वाला करिए। बड़ा लेंदी है यार ये तो, मैं सोच रहा था बड़ा कम होगा पर ये तो काफ़ी अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं।
तो इसमें क्या है कि जो वृद्धि के कारण क्या है कि कानून का अभाव है। विश्व के 83% देशों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कोई भी राष्ट्रीय कानून या नियम नहीं है। विश्व के लगभग आधे देश क्या है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए कोई भी निवेश नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। मानवीय गतिविधियाँ क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो उससे भी जो है वहाँ पे प्रचार प्रसार करने में आसानी होती है। वैश्विक व्यापार में क्या है, किसी क्षेत्र में जो भी आयातित वस्तुओं की मात्रा होती है और जो आक्रामक विदेशी प्रजातियों की संख्या होती है उसके बीच में सीधा संबंध होता है। ठीक, अब जो लोगों की वैश्विक आवाजाही है उससे क्या है कि विदेशी प्रजातियों का क्या है और जो व्यापार में वृद्धि उससे प्रजातियों का प्रसार हो जाता है, आसान हो जाता है। जलवायु परिवर्तन क्या है कि कई जो विदेशी जो प्रजातियाँ होती हैं जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होती है कि प्रसार करने स्थापित होने के लिए जो है ये आसान इन लोगों को हो जाता है और ये क्या होती है कि नई प्रजातियाँ बनने के भी अवसर प्राप्त होते हैं। अब इनका प्रभाव देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभाव। तो जो भी आक्रामक विदेशज प्रजातियों का प्रभाव होता है उसको आप फ्लोचार्ट में बनाएंगे। फ्लोचार्ट में क्या बनाएंगे, ऐसे देखिए, उसमें आप जो है ना प्रभाव लिखेंगे। प्रभाव जैसे आप आंसर में लिखेंगे तो प्रभाव, या नोट्स में प्रभाव, तो इसमें आप ये ऐसे बना लीजिए 2, तीसरा लाइन और चौथा लाइन। ठीक है, इसमें पर्यावरण लिख लीजिए, यहाँ खाद्य सुरक्षा लिख लीजिए, यहाँ सामाजिक लिख लीजिए और नीचे जो भी ये चीज़ें दी हुई हैं ये आर्थिक देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, 4-5 पॉइंट बनाकर। उसमें क्या है, अब उसमें धीरे धीरे अब हम बताते हैं पॉइंट, सीधे सीधे, पूरा पढ़ने से अच्छा है कि पॉइंट बताते हैं आपको। क्या है, विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, वन जीव संघर्ष देखने को मिलेगा। विशेष रूप से क्या है कि जो विदेशी पादप होते हैं कभी कभी इतने सूख जाते हैं कि छोटी सी चिंगारी होती है, भीषण प्रणाली होती सकती है, पर्यावरण के लिए नुकसान है। ठीक है, अब क्या होते हैं कि ये जो है हावी हो जाते हैं, आक्रामक होते हैं। अब क्या होते हैं कि वैश्विक जब ये आक्रामक जो विदेशी प्रजातियां हैं वो क्या होते हैं कि जो 60% जीव और जंतु और पादप विलुप्त हो चुके हैं उनके लिए ये प्रमुख कारक हैं, प्रमुख कारक के रूप में कि विलुप्त होने में प्रमुख कारण क्या था, जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां थी वो हावी हो चुकी थी। ठीक है, तो अब 16% जो प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त हो गई हैं उनके लिए एकल कारक, मतलब सिर्फ इन्हीं के कारण से 16% की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, खास सुरक्षा क्या है कि जो ये आक्रामक प्रजातियां उसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आती है। सामाजिक प्रभाव देख लीजिए, तो जो भी आक्रामक विदेशी प्रजातियां उसके प्रबंधन के लिए क्या है, मूल जो निवासियों का ज्ञान सीमित होता है, इसे निपटने के लिए अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, जो प्रदूषण का स्रोतों कारण बन सकती है, पर्यावरण गिरावट आता है, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य के रूप में देखें तो कई सारे संक्रामक पशुजन्य रोगों के लिए जूनोटिक रोग इसको बोलते हैं ना, जैसे संक्रामक जो पशुजन्य रोग होते हैं उसको बोलते हैं जूनोटिक रोग। इसको जूनोटिक रोग जहाँ से आ गया, तो पशुओं से जो रोग मनुष्य में फैलता है उसको बोलते हैं जूनोटिक रोग। ठीक है, जूनोटिक रोग इसके जूनोटिक रोग के रूप में जो है कार्य करते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर महामारियों का प्रकोप बढ़ता है। आर्थिक लागत देख लें तो 4 गुना 1970 के बाद से इसका वैश्विक स्तर पर हानि पड़ी है, जो इन आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण। ठीक है, तो आर्थिक लागत भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ये इसका। तो इससे क्या है कि इससे निपटने के लिए कई सारी वैश्विक पहले भी शुरू की गई हैं। तो कौन से हैं, कुमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य क्रमांक 6, इसको रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तक क्या है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों को समाप्त करना है, सीमित करना है, कम करना है, नियंत्रित करना है। ठीक है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पे। अब ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है प्री में। ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज प्रोग्राम 1997 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, एकमात्र यह है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं उसके कारण जो वैश्विक खतरों का समाधान करना, जैव विविधता अभिसमय, जो ये सीबीडी है ना, ठीक है, ये क्या है कि इसके अनुच्छेद H के तहत कार्य में सहायता करना। जो इसको कौन सीबीडी का अनुच्छेद H का 8H क्या है, इसमें क्या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, पर्यावास में, प्रजातियों में खतरे में जो डालने वाली विदेशी प्रजातियां उसके प्रवेश को रोकने, नियंत्रित करने को कहा गया है। ठीक है, सीबीडीज क्या है इसको आप देख लीजिए, नीचे इसमें लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट में आया हुआ है और कब हुआ था इसको थोड़ा कमेंट करिएगा, सन ईयर किस साल में हुआ था ये। ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इंट्रोड्यूसन एंड इन्वेसिव स्पीसीज, ये भी है। रामसर कन्वेंशन भी है, रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि पर आक्रामक प्रजातियों के पड़ने वाले प्रभाव को रोकने में बात की गई यहाँ पे। और यूएन क्लॉज, ये सब जो जाने अनजाने में जो है, जो क्या है कि देशों के लिए जाने अनजाने में विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए यूएन क्लॉज में भी इसके प्रावधान किए गए हैं। तो एक बात यहाँ पे निकल के आई थी कि जो बायोलॉजिकल इन्वेजन क्या होता है ना, जैविक अतिक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप तो इसमें इन्वायरमेंट में देखे होंगे इसको, लेकिन इसको बता दे रहे हैं कि क्या होती है कि जाने अनजाने में ऐसी प्रक्रिया होती है ना, जो मानव गतिविधियों के कारण क्या है कि कोई अपनी प्रजाति अपने प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर पहुंच जाती है। ठीक, अब वहाँ क्या है कि वहाँ प्रजाति नए क्षेत्रों में प्रवेश करती है और वहाँ भी स्थापित होकर के अपना प्रचार प्रसार करती है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या होता है कि ये एक प्रकार से कब्जा कर लेती है। ठीक है, ये इसी को बायोलॉजिकल अतिक्रमण बोलते हैं।
अब ये इसका अब आते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। आगे की राह बहुत देखना बहुत जरूरी है। प्रभावी प्रबंधन, पहला टॉपिक दिया है उसमें, प्रभावी प्रबंधन। जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां उसके प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, कम करने के लिए प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। आक्रामक विदेशियों के विदेशी प्रजातियों के प्रवेश प्रसार के मार्गों का प्रभावी प्रबंधन करना। वस्तुओं के आयात के दौरान आक्रामक जो विदेशी प्रजातियां उसके प्रवेश पर सख्ती लगाना। ठीक है, प्री बॉर्डर बायोडाइवर्सिटी, बायोसिक्योरिटी जो है इसको सुरक्षित करना। मतलब क्या है कि सीमा, देश की सीमा से परे जैव सुरक्षा। इसके तहत क्या है कि जो भी आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती है, हानिकारक जीव होती है, उसके प्रवेश को रोकने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं से बाहरी उपाय करने चाहिए। बॉर्डर बायोडाइवर्सिटी, इसके बायोसिक्योरिटी, बॉर्डर बायोसिक्योरिटी। इसके तहत क्या है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां उसके देश में प्रवेश करने के मुख्य मार्गों जैसे हवाई अड्डों, बंदरगाह, स्थलीय सीमा पर उपाय करने चाहिए। पोस्ट बॉर्डर बायोसिक्योरिटी होना चाहिए। इसके तहत क्या है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं इसके देश में प्रवेश कर जाने के भीतर उसका पता लगाना, नियंत्रित करना और प्रबंधन करना। कई बार क्या है कि अनुसंधान के लिए भी कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियों को लाया जाता है और ये क्या होती हैं कि लैब से बाहर निकल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी ये सुनिश्चित करना है कि ये चीज़ें, इसका प्रबंधन और नियंत्रण बेहतरीन तरीके से हो, कोई दिक्कत ना हो। स्थानीय और भौगोलिक स्तर के क्षेत्र पर क्या है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों की समस्या का समाधान करना। साइट आधारित या पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन करना, ये इंपॉर्टेंट है। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। ठीक है, एकीकृत गवर्नेंस, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस ध्यान रखना, इसका दृष्टिकोण को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के मध्य समन्वय सहयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी शिकायत करने योग्य रणनीतियों को अपनाना। प्रयासों और प्रतिबद्धताओं को साझा करना। सभी हितधारकों की क्षमता के अनुसार उसकी अलग अलग भूमिका को समझाना। और निवेश इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान, नवाचार और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी में लक्षित निवेश करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एक टॉपिक है। इसके बाद हमारा आज का ये सेक्शन कंप्लीट होगा। इसके बाद जो हम लोग कल अब तो ये इन्वायरमेंट खत्म भी होने वाला है, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ न्यूज़ एंड शॉर्ट्स बचा हुआ है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें क्या है कि हाल ही में एक शोध के अनुसार क्या है कि जब WHS है, विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, पृथ्वी के 1% से भी जो कम भूभाग पे फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ धरती की 20% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट डेटा है। इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए है कि चूंकि ये जो विश्व धरोहर स्थल है वो पृथ्वी के 1% का जो जगह है ना, उससे भी कम स्थल ये घेरे हुए हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है क्या है कि जो पृथ्वी की जो धरती की 20% से अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है यहीं पाई जाती है। ये बड़ा डेटा है। और यह शोध किसके द्वारा किया गया, यूनेस्को द्वारा और IUCN द्वारा, दोनों एक दूसरे के द्वारा किया गया। ठीक है, अब ऐसा अनुमान है कि जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं, विलुप्त होने के जो कगार पर 20,000 से अधिक जो प्रजातियां उसको आश्रय प्रदान किए हुए हैं। 20,000 से अधिक प्रजातियों को जो विलुप्त होने वाली हैं उसको आश्रय प्रदान किए हुए हैं। ठीक है, जीव जंतुओं और पादपों को विलुप्त होने से रोकने में विश्व धरोहर स्थलों को अंतिम सहारा माना जाता है। धरोहर स्थलों ने निम्नलिखित प्रजातियों के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई है। कौन कौन से? जावा द्वीप को अपने मैप में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैपिंग कराऊंगा, देखिएगा। अब लेकिन हालांकि मैप देखना चाहिए आपको। जावा द्वीप में देखिए जो गैंडे हैं, पिंक इग्वाना है, वैकिटा है, दुनिया की सबसे छोटी सीटेसियाई है, सुमात्रान गैंडे है, सुमात्रन ओरंगुटान है और माउंटेन गोरिल्ला है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जो विश्व धरोहर स्थल है उसके कन्वेंशन के बारे में ये बात थोड़ी सी जानकारी दी हुई है यहाँ पे। अभी इसके ऊपर कुछ दिया कि नहीं, तो 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं कुछ नहीं दिया। तो ये देखते हैं विश्व धरोहर स्थल और कन्वेंशन के बारे में। ये क्या है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल क्षेत्रों में से एक है। इसमें क्या है कि विश्व धरोहर कन्वेंशन 1972 के तहत सार्वभौमिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है। इस कन्वेंशन के तहत विश्व में कुल 1199 धरोहर स्थल हैं। इन धरोहर स्थलों का चयन 3 श्रेणियों में होता है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के हैं। विश्व धरोहर कन्वेंशन क्या है, इसमें विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षण से संबंधित अभिसमय के रूप में अपनाया गया है। सिद्धांत क्या है कि यह कन्वेंशन प्रकृति के साथ लोगों की जो क्रियाएं हैं, संबंधें, इसको मान्यता देता है। साथ ही लोगों की जरूरतें और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने की बुनियादी आवश्यकता पर भी बल देता है। पक्षकार और कार्यान्वयन एजेंसी क्या है कि भारत सहित 195 राष्ट्र इस कन्वेंशन के क्या है, पक्षकार हैं। भारत भी है इसमें। और विश्व धरोहर समिति इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है इस कन्वेंशन की। तो ध्यान देना है 1972। ठीक है, 1972 में एक और भी इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसी वक्त एक और भी पर्यावरण संबंधित एक्ट आया है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। तो 5 रणनीतिक उद्देश्य क्रेडिबिलिटी इसमें है। क्रेडिबिलिटी है, कंजर्वेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी, जिसे 5C भी बोलते हैं। इसका 5 रणनीतिक उद्देश्य भी हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण में विश्व धरोहर स्थल क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये बात आपके आगे मेंस के लिए, और चुनौतियाँ क्या हैं, और उसके बाद निष्कर्ष के रूप में आगे की राह होगी और कुछ बातें होंगी। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में तो ये क्या है,
महत्वपूर्ण क्यों है कि जो इसमें क्या है कि व्यापक और विविध क्षेत्र को शामिल करना है। इसके तहत क्या है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक धरोहर, मिश्रित धरोहर, तीनों प्रकार के स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसको क्या है कि उच्चतम स्तर का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण होता है। ठीक, जैसे भारत का जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक मिश्रित धरोहर का उदाहरण है। रीजनल प्लानिंग प्रोग्राम, इसके तहत क्या है कि पक्षकार देशों को धरोहर स्थलों के संरक्षण को आरपीपी के तहत एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रीजनल प्लानिंग प्रोग्राम के तहत इसमें क्या है कि उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं के साथ धरोहर स्थल के संरक्षणों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण हो सकता है आदि। वर्ल्ड हेरिटेज फंड का निर्माण होता है। ये फाउंडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं के संरक्षण के लिए जो फाइनेंस की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करता है। रिपोर्टिंग प्रणाली क्या है कि जो विश्व धरोहर कन्वेंशन 1972 इसके अनुसार क्या है कि पक्षकारों का दायित्व यह है कि अपने विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की स्थिति के बारे में विश्व धरोहर समिति के समक्ष नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ठीक है, कि अभी ये क्या है कि विश्व धरोहर की जो विरासत में सूची होने वाली जो काजीरंगा नेशनल उद्यान है भारत का और चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का, इसमें एक सींग वाले गैंडों की आबादी दोगुनी हो गई क्योंकि संरक्षण बेहतरीन स्तर पर होता है, जन भागीदारी होती है। ठीक है, अलग अलग इसको जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए अलग अलग पक्षकार देशों को प्रोत्साहित करते हैं। नीतिगत कार्रवाइयाँ होती हैं, नीति निर्माताओं विश्व धरोहर स्थलों के बीच में आपसी सहयोग होता है, प्रकृति और संस्कृति के बीच में संतुलन बनाया जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये जैव विविधता के संरक्षण में विश्व धरोहर जो है स्थल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि चुनौतियाँ भी हैं बहुत सारी, जैसे क्या है कि इंडेंजर्ड जो प्रजाति है उसके आबादी में गिरावट आई है। ठीक है, कई सारी बीमारियां, मानव जनित कारक जो है, अवैध शिकार, वन्यजीवों की आबादी में जो गिरावट आना, जैसे सुमात्रा भी क्या है उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अलग अलग संकटों का सामना कर रहे हैं। विकासात्मक गतिविधियां भी हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी चुनौतियां हो रही हैं। मानव द्वारा अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है यहाँ पे बहुत सारी प्रतिकूल चीज़ों का सामना कर रहे हैं। जो वन जीवों का प्रवास पैटर्न है और भोजन कुल पद्धति है वो भी प्रभावित हो रही है। फाइनेंस क्या है कि फाइनेंस की बहुत सारे जो देश है विश्व धरोहर स्थल है अभी जो है फाइनेंस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। बहुत जगह ऐसी चीज़ें न्यूज़ भी आई हुई थी। ठीक है, कई देश क्या है कि समय पर इस कोर्स में योगदान भी नहीं देते हैं। सशस्त्र संघर्ष की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाओं की घटनाओं के साथ क्या है कि जो सशस्त्र संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है विश्व धरोहर स्थलों को। इसे उदाहरण के लिए क्या है, अभी हाल ही में मैं मैगजीन में पढ़ाया था आपको कि रूस यूक्रेन जो संघर्ष था और कीव और ललीव की जो यूनेस्को साइट थी वो संकट ग्रस्त विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई थी। WHD वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची में शामिल हुई थी। मैं आपको मैपिंग में कराया था ये वाला बात। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि कई देशों द्वारा जो अपनी ज़रूरतों के अनुसार क्या है कि जो धरोहर स्थल होते हैं उसके जो कानूनी सुरक्षात्मक स्थिति होती है उसमें संशोधन होता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। तो निष्कर्ष के रूप में क्या है कि विश्व धरोहर स्थल जो है जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि यहाँ अधिक संरक्षण और प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ साथ कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैविक विविधता के फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित टारगेट्स को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी इसमें ये बातें आप लिख सकते हैं, याद करिए रहिए, देखते रहिए, याद नहीं करिए मतलब पढ़ते रहिए। इसमें यूनेस्को को देख लेते हैं, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1945 में यूएन की विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत सहित 194 देश के सदस्य हैं और क्या है 12 अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। ठीक, अब क्या करता है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करना, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, संधारणीय विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान नीतियों का मंच देना, सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना, सांस्कृतिक पारस्परिक समाज और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, सूचना संचार के माध्यम से ज्ञान आधारित समावेशी समाज का निर्माण करना इसके प्रमुख कार्य हैं। अन्य प्रमुख पहले जो इंपॉर्टेंट प्री के लिए है, जो पूछा हुआ सवाल है इसमें ये है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, 1971 में इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को पर्यावरण के बीच में परस्पर जुड़ाव करने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। अब क्या है, विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणा पर 2002 ये 2002 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व धरोहर जो कन्वेंशन है पूरी तरह से धरोहर स्थलों पर लागू हो और विचार विमर्श और आपसी समाज के जरिए जो है समाज में संधारणीय विकास को साकार करने के राह पर चले। ठीक है, लैंगिक समानता के लिए यूनेस्को की रणनीति 2019 से 2025 तक है। अब क्या है कि यूनेस्को जो है यूएन सतत विकास समूह का भी सदस्य है और सभी सदस्य देशों ने यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल आज का कंप्लीट होता है। आधे घंटे के सेशन हो चुका है और मेरा भी मुंह दुख रहा है। अब चलते हैं, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा उसमें, और सुबह वाली क्लास में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। पैसिफिक डिक्रेडल ओसिलेशन क्या है, पैसिफिक डिक्रेडल ओसिलेशन पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में। और इसके बाद हम लोग न्यूज इन शॉर्ट्स, कुछ है ही नहीं, अब तो सीधे खत्म होने वाला है पर्यावरण। कल हम लोग पर्यावरण खत्म कर देंगे और परसों से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। तो हम लोग बहुत जल्दी मैगजीन खत्म करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हर मंथ की मैगजीन इसी तरह से आपको मिलती जाएगी। धन्यवाद।